नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वार्तिक टीवी का ये विशेष एंटरप्राइज है जो हम राजनीति को समर्पित करते हुए आपके समक्ष लेकर आते हैं। इसमें हम राजनीति को समझने की और समझाने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ चल रहा है हमारे इर्द गिर्द, किस तरह के मुद्दे हवा में तैर रहे हैं, किस तरह से चुनावी शतरंज बिछ रही है और किस तरह से विभिन्न राजनीतिक पार्टियां सत्ता के लिए लोक लुभावन नारे दे रही हैं, किस तरह से नई नई घोषणाएं हो रही हैं और जनता को अपनी अपनी तरफ आकर्षित करने का एक महान अभियान चलाया जा रहा है और हम और आप इसमें किस तरह से प्रभावित हैं। इन्हीं सब मामलों को लेकर हमने ये प्रोग्राम डिजाइन किया है, कंसीव किया है, जिसमें हम राजनीति के चाणक्य और पॉलिटिक्स में बहुत ही लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंघवी के साथ चर्चा किया करते हैं कि किस तरह हमारे देश की, हमारे प्रदेशों की राजनीति चल रही है और किस करवट ये राजनीति का जो घोड़ा है, ये जो ऊंट है, वो करवट ले रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं और करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम के सूत्रधार, पूर्व मंत्री, राजनीति के चाणक्य चंद्रराज सिंघवी का। सिंघवी साहब, स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद सुभाष जी। तो करते हैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन इससे पहले हम हमारे व्यूअर्स को एक अपडेट दे देना चाहते हैं, एक लेटेस्ट अपडेट से अवगत करा देना चाहते हैं। और यह अपडेट आ रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव चल रहा था, उसका अब जो परिणति है वो जंग के रूप में सामने आई है। और आज रूस ने यूक्रेन की सीमा में घुसकर हमला कर दिया है और ताजा जानकारी के अनुसार यदि हम बात करें तो रूस की सेनाएं यूक्रेन में घुस चुकी हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सेना ने अपना पड़ाव डाल लिया है और इस जंग के बीच में जो लपटें हैं जंग की, वो ऐसी लपटें आ रही हैं, ऐसी लपटें दिखाई दे रही हैं कि यदि समय रहते सीज फायर न किया गया, सीज फायर नहीं हुआ, तो ये लपटें अन्य देशों को भी अपने जद में ले सकती हैं, विकराल हो सकती हैं। आज सवेरे करीब 7:30 बजे रूस की ओर से यूक्रेन के ऊपर हमला बोला गया। दोनों देशों के बीच में लंबे समय से विवाद चल रहा था और यह जो हमला है, इसकी जिस तरह की ग्रेविटी है, जिस तरह का यह एस्केलेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। आज स्टॉक मार्केट्स तबाह हो गए, एकदम से गिर गए भाव सभी शेयर्स के। इस तरह के हालात भी पूरी दुनिया के सामने हैं और युद्ध के पूरे बादल मंडरा रहे हैं। आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले रूसी जनता को संबोधित किया और इसके तुरंत बाद रूस की सेनाओं ने यूक्रेन के ऊपर हमला बोल दिया। ताजा जानकारी के अनुसार रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में इस वक्त घुस चुकी है। बताया यह जा रहा है कि इन हमलों में अब तक 50 यूक्रेनी मारे जा चुके हैं, जबकि यूक्रेन की सेना ने भी रूस के इतने ही लोग मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने दावा तो रूस के आधा दर्जन फाइटर जेट्स और टैंक तबाह कर देने का भी किया है, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। युद्ध के इन हालात के बीच यूक्रेन में रहने वाले और पढ़ने वाले हजारों भारतीय छात्रों का जीवन भी संकट में है, उनका भविष्य भी संकट में है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने यह आश्वस्ति दी है कि यूक्रेन में स्थित भारतीय दूतावास अपना काम करता रहेगा और भारतीय छात्रों को लाने का एक जो ड्राइव है, जो ऑपरेशन है, वो सतत रूप से जारी रहेगा। हालांकि हमें याद है कि अफगानिस्तान में किस तरह के हालात और बाद में फिर तालिबान के साथ में बैकडोर डिप्लोमेसी भी हुई। हमारे ये इस तरह के कदम तो आप सबके सामने ही हैं, लेकिन देखना यह होगा कि इस मामले में किस तरह से हमारी सरकार आगे बढ़कर काम करती है। लेकिन इस बीच भारत में यूक्रेन के जो राजदूत हैं, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि रूस के साथ उनके जो रसूखात हैं, उनके जो व्यवहार है, उससे किसी तरह की मध्यस्थता करते हुए यूक्रेन की सहायता की जाए और इस युद्ध को बंद किया जाए। और साथ ही इस मामले में अब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भी रूस को चेता रहे हैं, रूस को सलाह दे रहे हैं कि इस मामले में आगे न बढ़ा जाए और यदि आगे बढ़े तो फिर उनको तबाह और बर्बाद करने की चेतावनी भी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने दे डाली है। इस तरह के हालात चल रहे हैं और पूरा विश्व टकटकी लगाए
इन दोनों देशों के बीच में चल रहे हैं इस कार्यक्रम, इस युद्ध के इस हालात को देख रहा है। तो ये स्थिति चल रही है। अब हम हमारे जो सूत्रधार है प्रोग्राम के, उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी सिंघवी साहब, एक बार तो हम देश की राजनीति को एक सरसरी नजर से देखते हुए चलते हैं और फिर हम प्रदेशों की राजनीति और चुनावी राज्यों की तरफ भी चलेंगे। देश की राजनीति को यदि हम देखते हैं तो अभी ताजा हाल जो लग रहा है उसमें हिजाब विवाद में एक हिंदू युवक की हत्या हुई। उसके बाद में अभी महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड से जो तार जुड़ने का आरोप और उसके मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, इस तरह का भी एक दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदारों से संबंध के आरोप में महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री की गिरफ्तारी। और इन दोनों ही मामलों में विपक्ष का एकजुट होकर जिस तरह से सत्ताधारी दल के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना, और इस मामले में भी जैसे कि कर्नाटक वाले मामले में भी और इस नवाब मलिक वाले मामले में भी, दोनों में ही विपक्ष का जो रुझान है वो कहीं और है। क्या पाते हैं आप, देश की राजनीति किस तरफ जा रही है और किस तरफ हमारा ये पूरा का पूरा विमर्श चल पड़ा है? विपक्ष का तो काम विरोध करना है। अगर कोई आदमी आतंकवादी संगठन से संबंधित है और उस पर अगर ईडी कार्रवाई करे तो भी विपक्ष एक, यदि कोई आदमी अकेला कर्म करे उस पर भी अगर कार्रवाई हो तो विपक्ष एक। क्या विरोध के नाम पर विरोध करना यही चरित्र है विपक्ष का? विपक्ष को सोचना चाहिए था कि जिस आदमी को गिरफ्तार किया है उसका क्या कैरेक्टर है, उसकी क्या बैकग्राउंड है, उसका क्या इतिहास है, उसके कितने अपराध है, कितना जालिम है वो। तो उल्टा सरकार की पीठ ठोकने के बजाय उसकी आलोचना करना तो उचित नहीं है। हर प्रांत में ऐसा ही हो रहा है। अभी आपने यूक्रेन की बात की, मैं इस संबंध में ज्यादा इंटरनेशनल पंचायती करता नहीं हूं, पर मुझे आप एक बताइए, भारत के संबंध तो रूस से बहुत घनिष्ठ है। इसके बावजूद भी भारत ने क्या कहा कि रूस को कदम नहीं बढ़ाने चाहिए और शांति हो जानी चाहिए। यह हमारा सिद्धांत है। भारत हमेशा शांति प्रिय देश रहा है, अपने अस्तित्व को कभी मिटा नहीं सकता, अपनी बात को कहे बिना रह नहीं सकता। अब रूस बड़ा देश है, समृद्ध कॉलोनी देश घुसाई, बड़ी पार्टी है, बड़ी कंट्री है, छोटी कंट्री को हरा ही देगी। शेर के सामने कभी कोई हरिण का बच्चा लड़ाई नहीं लड़ सकता, ये ऐसी मुक्ता है। लेकिन ये बुरा है, उचित नहीं है। अब आपने बात की 2 गिरफ्तारियों की, क्या गलत किया सरकार ने? क्या ईडी के पास प्रूफ नहीं है? मैं आपको एक बात बता देता हूं, ईडी तभी हाथ डालती है जब उसके पास प्रूफ होता है। ईडी सीबीआई नहीं है जो पहले इन्वेस्टिगेशन करे और बाद में सजा दे। ईडी पहले सजा देती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करती है। ईडी तभी कदम उठाती है जब उसके पास सबूत होते हैं, इसके बिना ईडी कदम नहीं उठाती है। और ईडी की गिरफ्तारी में तो आपके तो बड़े बड़े लोग आ गए, भाजपा के बड़े बड़े नेता 26-26 करोड़ के ईडी के स्कैंडल में फंसे हुए हैं, आज वो जेल में बैठे हैं। अगर पक्षपात होता तो उनको छोड़ा लिया जाता, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं ये कहूंगा, खाली इतना ही कहूंगा, लंबी चौड़ी बात में नहीं जानता, लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में, मैं यही कहूंगा संपूर्ण विपक्ष से मर्यादा रखते हुए पहले सच्चाई का पता लगाएं, अपराधियों की मदद न करें, निरपराधियों के पक्ष में अवश्य बोले। यह उनका कर्तव्य है और ये उनकी जरूरत भी है। आपने, और जिस तरह से लग रहा है इन दिनों में देश की जो राजनीति है, देश का जो विमर्श है, जो बहुशंख एक तरह का विमर्श होता है, और देश जिस तरह आज भी यूक्रेन के जो यहां पर भारत में जो राजदूत हैं, उन्होंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा सच्चाई का पक्ष लिया है, इसलिए भारत दखलंदाजी करे और भारत रूस से बातचीत करे। यहां पर बात यह जुड़ रही है कि भारत की जो राजनीति है, भारत का जो चिंतन प्रवाह है, भारत की ज्ञान परंपरा के अनुसार भी यदि हम सोचें तो भी हमारा जो मेजोरिटी थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो हमेशा राइटियसनेस की तरफ सोचता है। और इसमें यदि विपक्ष अपनी अपनी ये जो कर रहे हैं, राग अलाप रहे हैं, उससे उल्टी देश में एक अजीब तरह की विचित्र स्थिति पैदा होती है, हालात खराब होते हैं। तो आपने सही तरफ पॉइंट आउट किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि चुनावी जो राजनीति और चुनावी रणनीति जो चल रही है, और अभी 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, उसमें चूंकि आपका बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है और चुनावी शतरंज पर भी, चुनावी बिसात पर भी आपने बहुत लंबे समय तक काम किया है और बहुत सक्रियता से काम किया है और कई दफा तो परिणाम मूलक काम किए हैं, वो हमारे दर्शकों को भी पता है कि किस तरह से आपने चौसर को एकदम से पलटी खिलाई है। ऐसे अनुभव भी आपके हैं।
तो ऐसे में आपको क्या लगता है पांचों राज्यों के चुनाव में एक बार हम सरसरी नजर से देखें तो किस तरफ हमारी राजनीति जा रही है, किस तरफ रणनीति जा रही है? देखिए, एक बात तय है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। अभी तक यह खबर आ रही थी कि एनकाउंटर के अंदर, योगी राज के अंदर ब्राह्मणों की ज्यादा हत्याएं हुई है। वो ब्राह्मणों की नहीं, अपराधियों की हत्याएं हुई थी। उसे मिस इंटरप्रेट किया गया। धीरे धीरे ब्राह्मण समाज को समझ में आ गया कि ये एक प्रचार है, भोंडा प्रचार है। जानबूझ करके जातिवादी व्यक्तियों को नहीं मारा गया, अपराध संबंधित व्यक्तियों को मारा गया। इसका प्रभाव समाप्त हो गया। तो जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था उत्तर प्रदेश में, वो था ब्राह्मण वर्ग कहां जाएगा। ब्राह्मण वर्ग धार्मिक है, वो भक्त है कृष्ण और राम का। अयोध्या के मंदिर को देखकर उसका सीना चौड़ा हो जाता है। वो काशी की पूजा करके भगवान शंकर को अपना आराध्य देव मानता है। और अयोध्या में हम जैनी भी ऋषभ देव भगवान का जन्म स्थल देखकर गौरवान्वित होते हैं। तो ये जो बड़ी से बड़ी जातियां थी, वैश्य वर्ग और ब्राह्मण, ये तो 100% नहीं तो 90% भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा, ये तय है। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए अखिलेश जी ने प्रचार किया कि जाट हमारे साथ है। अजीत सिंह का लड़का जयंत उनके साथ है, मगर उससे क्या होता है, उनकी टोटल एरिया बहुत कम है। फिर भारतीय जनता पार्टी ने बुद्धिमानी और चातुर्य के साथ जाट उम्मीदवार भी खड़े किए हैं। वहां पर भी इस प्रकार का ये नहीं चलेगा। फिर भी मैं मानता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश का प्रदर्शन ठीक रहेगा, पर इतना भी ठीक नहीं रहेगा कि अंतर बढ़ जाए। उसके बाद में एक जगह और रह गई, उस क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत मिलेगा। सब मिलाकर के उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बुरी गति तो कांग्रेस की है, जिसको 5 सीट मिलना भी मुश्किल है। इस कांग्रेस ने तो बड़े बड़े नेता दिए उत्तर प्रदेश में, किसको नहीं दिया? जवाहरलाल को दिया, इंदिरा को दिया, कमलापति जी को दिया, नारायण दत्त तिवारी को दिया। अगर जातिवादी सब कुछ होता और नेतृत्व ही सब कुछ होता तो क्या कांग्रेस की दुर्गति होती? पर वर्तमान परिस्थिति के अंदर ये कांग्रेस की दुर्गति है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी प्रथम स्थान पर है, इस पर इनकार नहीं कर सकते। अखिलेश हिम्मत और साथ से लड़ रहा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। जाटों और यादवों का कॉम्बिनेशन है, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। पूरी सवर्ण जातियां, क्योंकि एक बार कांग्रेस ने दूसरे चरण के अंदर मुसलमानों ने एकत्रित होकर के वोट दिया है अखिलेश को। तो मैं हमेशा कहता हूं, न्यूटन का तीसरा सिद्धांत याद करो, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसके रिएक्शन के अंदर अगर हिंदू एकीकृत हो जाते हैं तो बुरा क्या है, गुनाह क्या है? तुम करो वो सही, हम करें जो गलत, ऐसा तो नहीं होगा। हिंदुओं के एकीकरण के पीछे मुसलमानों से घृणा की भावना नहीं थी। हिंदुओं के इस एकीकरण के पीछे मुसलमानों के पहले एकीकरण होकर अखिलेश को जिताने की भावना थी। अब रात इसलिए अखिलेश कितना भी तड़प ले, 140-50 से ऊपर नहीं जाएगा और भाजपा 250-250 के आसपास आएगी। फिर भी 100 सीट का घाटा है। इसकी जिम्मेदारी भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं को लेनी पड़ेगी। इसकी जिम्मेदारी से मोदी जी मुक्त नहीं हो सकते, इसकी जिम्मेदारी से योगी जी मुक्त नहीं हो सकते। कुछ गलतियां हुई है, मगर आप जीत रहे हो तो मौका दे रही है जनता आपको। यूपी की जनता समझदार है। यूपी की जनता कभी प्रांतीय नीति पर नहीं चलती है, वो देश की नीति पर चलती है। जब वो वोट देने जाती है तो उसे कश्मीर भी दिखता है, 370 की धारा भी दिखती है, 3 तलाक भी दिखता है, हिंदुत्व दिखता है, राम मंदिर दिखता है, काशी दिखती है, अयोध्या दिखती है, हिंदुत्व दिखता है, राष्ट्रभक्ति दिखती है, देशभक्ति दिखती है। क्या नहीं दिखता है? इन सबको देखने के बाद में मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति का पटाक्षेप कर इतना ही कहता हूं, जैसे कैसे भी हो, अधिक वोटों से या कम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बन जाए। वेरी गुड। तो ये तो रहा एक ओवरऑल पिक्चर आपने उत्तर प्रदेश की रखी है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पंजाब चूंकि सीमावर्ती राज्य है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव इलाका है और पाकिस्तान जिस तरह से भारत दुश्मनी का एक जहर पाले बैठा है अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही, ऐसे हालात में यदि इस सीमावर्ती राज्य में जिस तरह के रुझान अभी राजनीतिक पंडितों की तरफ से और राजनीतिक विश्लेषकों की तरफ से दिखाई दे रहे हैं, वहां हंग असेंबली यानी त्रिशंकु असेंबली का सा मामला सामने आ रहा है। यदि ऐसा होता है तो ऐसे आतंकवाद प्रभावित और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक तरह से प्रभाव के वहां लोग भी सक्रिय हैं, तत्व भी सक्रिय हैं। क्या पाते हैं आप ऐसे जोन में जहां पर बहुत ज्यादा संवेदनशीलता है? यदि ऐसा होता है कि सरकार पूरे बहुमत के साथ नहीं आती है, किस तरह के हालात पाते हैं आप? हालात तो साफ है,
आप मुझे दिल्ली में क्या हुआ ये बताइए। 70 में से 67 लाया आप पार्टी वाला, कुछ बिगड़ा क्या दिल्ली का? कहां गया आतंकवाद? सेकंड टाइम 62 ले आया। पंजाब में आप पार्टी आप पहले स्थान पर है, दुनिया में कोई इनकार नहीं कर सकता। और मैं आपको एक नई बात बता रहा हूं, अगर भाजपा के हाथ में एक कारतूस लिया जाए कि कांग्रेस को गोली मार दो या आपको मार दो, तो पहले आपको मारेगी। वही इतना कॉम्प्लेक्स बात का है। क्या फर्क पड़ता है अगर आप पार्टी एक प्रांत में आ भी जाती है तो? आपको लगता है क्या एक मिनट आपको लगता है आप पार्टी को बहुमत मिल रहा है वहां? करीब करीब नहीं मिल रहा है तो अकाली दल के 10-15 सीट मिला के पक्का मिल रहा है। तो इसका मतलब कांग्रेस और बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, वो आपके साथ जाएंगे। अभी 2 दिनों पहले आप पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष मेरे घर रुके थे जयपुर में। मैंने उनसे पूछा क्या स्थिति है। उस वक्त तो वो उन्होंने जो बात बताई वो आश्चर्यजनक थी। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कौन जीतता है कौन हारता है, मैं इसके पक्ष में हूं कि अगर कांग्रेस जीतती है पंजाब में, जो असंभव है, भाजपा जीत जाए वो असंभव है, भाजपा वहां पर तीसरे स्थान पर है। तो ऐसी क्या बात है कि आप पार्टी से जलन हो रही है? क्योंकि आप पार्टी जीता तो राष्ट्रीय व्यक्तित्व का निर्माण होता है केजरीवाल के रूप में। इसे भारतीय जनता पार्टी कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो वहां सब मिलकर के चाहेंगे कि आप राज में ना आए। और अगर इन सबके विरोध के बावजूद केजरीवाल राज में आ जाता है तो ये बनिया और ब्राह्मणों की संयुक्त शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर देश में उभरेगा। इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं आप पार्टी आए, वहां क्यों नहीं आए? लेट हिम ट्राई, एक चांस उसको भी मिलना चाहिए। कांग्रेस का तो नाम ही नहीं है, 30 सीट के नीचे आएगी। अब चन्नी साहब ने स्टेटमेंट दे दिया कि जो बिहारी उत्तर प्रदेश से अब चले जाओ, तो अगर इन प्रदेशों ने कह दिया पंजाबियों चले जाओ तो कहां जाओगे? क्या राजस्थान में कम पंजाबी है? क्या कम गुरुद्वारे हैं? यहां के लोगों ने कभी नहीं कहा कि पंजाब के लोगों चले जाओ। चन्नी की बेवकूफी और मुक्तापुर स्टेटमेंट से इस राष्ट्र को विभाजन करने वाली गतिविधि है, उसके इस स्टेट के ऊपर तो कानूनी मुकदमा होना चाहिए। अब भाजपा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। भाजपा अपनी जीत के लिए ट्राई कर रही है। उसने उसको अमरिंदर को अपने साथ जोड़ा है, दैट इज पॉलिटिक्स। उस पर ऐसी कोई बात नहीं है जो नफरत के काबिल हो। और आप पार्टी वाले ने बोला ही नहीं, उसने यह कहा कि सिक्कों मेरे साथ जुड़ जाओ, सिख वोट चाहिए। अगर उसने भी कोई ऐसी बात की होती तो मैं उसका समर्थन कभी नहीं करता। मुझे पंजाब का स्पष्ट है, आप पार्टी नंबर 1 पार्टी आएगी, अकाली दल 6 सीट लाएगी, भाजपा तीसरे स्थान पर होगी, भाजपा जो चौथे स्थान पर होगी, कांग्रेस तीसरे स्थान पर होगी। और पंजाब से एक सबक मिलेगा, उस सबक को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर सीखना भी पड़ेगा। 2 स्टेट मैंने बता दी, तीसरी आपको पूछेंगे मुझे उत्तराखंड के बारे में। मैं उत्तराखंड के चुनाव का प्रभारी रहा हूं उमा भारती के टाइम। मैंने वहां 54 आदमी लड़ाए थे, मैं अकेला इंडिविजुअल इंचार्ज था। जब नारायण दत्त तिवारी का हमारा कॉम्बिनेशन हुआ था, नारायण दत्त जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हमने वादा किया था, हरक सिंह रावत को विपक्ष का नेता बनाया था, क्योंकि तब मैं कांग्रेस के साथ सहयोगी के रूप में था। और वो भी सोनिया गांधी की निजी प्रार्थना पर मैं वहां गया था, चला कर नहीं गया था। उसके बाद मैंने कांग्रेस छोड़ी। अब मैं आपको सारी स्थिति वहां की बता दूं। आज वहां कांग्रेस करीब करीब पहले स्थान पर है, करीब करीब। अगर 8-10 सीटें आप पार्टी की आ जाती है और ये भारतीय जनता पार्टी को आप पार्टी मदद कर देती है तो कांग्रेस बाहर रह जाएगी। वरना बराबरी की टक्कर है वहां। कमजोर भाजपा नहीं है मगर मजबूत भी नहीं है, ये दोनों का टकराव है। इसमें सोचने की बात ही क्या है? ये जो चुनाव 5 हो रहे हैं, ये 5 की अगली दशा, देश की दिशा को तय करेंगे। ये तो यहाँ की बात। अब आप मेरे से नहीं पूछेंगे कि राजस्थान बजट के बारे में? बिल्कुल, मैं आ रहा हूं आपके पास, राजस्थान के लिए आ रहा हूं। आप आओगे? मैं आ रहा हूं, आप रुकिए। मैं इससे पहले हमारे दर्शकों को जो आपने बात कही है वो बहुत अच्छी बात है, इसलिए इंटरवेंशन चाह रहा था मैं कि पंजाब में यदि एक सिंगल पार्टी की मेजोरिटी की सरकार बन जाती है या सहयोग से भी कहीं कोई सामंजस्य की सरकार भी बन जाती है तो ये सुखद है। पंजाब जैसे राज्य को, पंजाब जैसी संवेदनशील स्टेट अफोर्ड नहीं कर सकती है कि वहां इस तरह का आए दिन प्रपंच चलता रहे और हंग असेंबली के तौर पर वहां आए दिन सिर्फ उठवल हो और वहां पर फिर आतंकवाद पनपे। ये पंजाब अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं पनपेगा। आतंकवाद की देश में कोई जगह नहीं है, आप मान के चलना सुभाष जी। सरकारें कोई बन जाए, आतंकवाद के पूरा देश खिलाफ है, कोई विपक्ष भी आतंकवाद के पक्ष में नहीं है। आतंकवाद नहीं पनपेगा, ये भय बेकार है। राज तो बनेगा उसका ही बनेगा, जो बनेगा हमारी देश की पार्टी होगी, इसलिए मैं चिंता नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, सभी हमारे देश के नागरिक हैं, वो कोई बात नहीं। तो अब हम बढ़ते हैं और आपकी कर्मभूमि राजस्थान की तरफ आते हैं।
जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत ने राजस्थान विधानसभा में बहुत ही जोश और खरोश के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया है। और इस बजट में उनकी तरफ से जो खासियत बताई गई है वो यह है कि करीब 80,000 करोड़ रुपए का कृषि बजट इस बार अलग से पेश किया गया है। और उन्होंने ये पत्रकारों से बातचीत करते हुए भी कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रदेश की जनता इस बजट को स्वीकारे ही नहीं, बल्कि उनका यह कहना था कि स्वीकारना ही पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? स्वीकारना नहीं है, स्वागत करना चाहिए। मैं अशोक गहलोत का सबसे बड़ा कट्टर विरोधी रहा हूं, आलोचक रहा हूं, मगर जो चीज अच्छी है वो अच्छी है। जब अशोक ने कोरोना का प्रबंधन किया तो मैं एकमात्र आदमी के साथ जिसने कहा नहीं अच्छा काम किया है। मैं आज कह रहा हूं बजट बहुत अच्छा है, मगर इस बजट में कुछ कमजोरी है, वो गहलोत को बताना चाहता हूं। यह बजट 4 वाक का बजट है। 4 वाक का नाम सुना है आपने? 4 वाक ने कहा ऋण लियो और घी पियो, ये वो बजट है। पैसा कहां है, कल्पना कहां है? ये कर देंगे वो कर देंगे, कहां से कर दोगे? समझे, सबको दे देंगे लैपटॉप, 1-1 लाख का है विलेज को, बाकी 1 करोड़ 30 लाख को 6,000 करोड़ के दे देंगे, पेंशन दे देंगे, सब दे दोगे, लाओगे कहां से? आपके पहले घोषणा के अंदर भी पूर्ति नहीं हुई है गहलोत जी, तो हम कैसे मान ले कि आप ये पूरा करोगे? ये काल्पनिक बजट है, मगर कल्पना अच्छी है। बजट में स्वीकृति है, पेंशन की धारा बहुत अच्छी है, किसानों के लिए बहुत किया है, टूरिज्म के लिए बहुत किया है। मैं आपकी केवल इसलिए कि मैं विरोधी नीति का आदमी हूं या भाजपा समर्थक हूं, आपके बजट की बुराई करते मैं नहीं कर सकता। ये ठीक है, बजट एक्सपेक्टेड है। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने सिंघवी साहब। बजट जो जिस तरह का दिखाई दे रहा है उसमें तो आम आदमी भी इस तरह से सोच रहा है कि बहुत अच्छी घोषणाएं हुई है, लेकिन आपका कहना यह है कि कहां से लाएंगे पैसे, किस तरह का विजन है कि कमाई तो सामने है नहीं, तो क्या कहेंगे आप? जो कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए, मैं ये भी नहीं कहता पैसा कहां से लाएंगे, मगर मैं इतना कहता हूं कि ये बजट आम जनता के हर वर्ग को खुश करे। लड़कों का भी ध्यान है, टूरिज्म का ध्यान है, होटलों का ध्यान है, अस्पतालों का ध्यान है। अगर मैं विरोधी हूं या नहीं हूं, मगर मैं असत्य नहीं बोलता, इसलिए मैंने पहली बार मुख्यमंत्री को बधाई का मैसेज दिया कि गुड बजट। अब लोगों ने मुझे कहा मैं नहीं बनता हूं, मेरा तो वही है दृष्टिकोण, कोई चेंज नहीं है। मगर अगर सत्य को झूठ कहो तो क्या मैं कह दूं बजट खराब है? क्या मैं कह दूं कर्मचारियों का ध्यान नहीं रखा गया? कैसे कह दूं? अब मैं चाहता हूं पूरा विपक्ष को इस बजट को स्वागत करना चाहिए और क्या यस मिस्टर गहलोत, आप इसको इंप्लीमेंट करो, हमारा सहयोग आपके साथ रहेगा। तब तो वही लोकतंत्र की बात है। केवल विरोध के विरोध भी नहीं होना चाहिए, और अशोक जी आपको भी इतना ज्यादा पसंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी सीमाएं हैं। चाणक्य ने कहा था ऋणम लिप्त्वा घसम पित्वा उदार लो घी पियो, ये आप पर लागू होगा। 4 वाक में आप बच्चों, मुझे बड़ी खुशी होगी। 4 वाक ने कहा। बिल्कुल। मेरे एक मित्र है एसडी शर्मा, सुनो एक लाइन। उद्योगपति, उद्योग जगत के जयपुर के नंबर 1 आदमी एसडी शर्मा। मैंने उनसे पूछा, वो मेरे मित्र है, अभी वो अपने धार्मिक आयोग के अध्यक्ष भी है राजस्थान के। उन्होंने कहा वेरी गुड बजट। वो भी तो बीजेपी के कट्टर आदमी थे, मगर सच्चाई बोली तो उन्होंने मुझे कहा आप भी सच बोल रहे हो। मैं कहा तुम भी सच बोल रहे हो। एसडी शर्मा ने भी कहा, मैंने भी कहा। मैं तो चाहता हूं कि इस बजट को लेकर फूलो मत। 3 साल में जो घाव लगे हैं राजस्थान की जनता के कंधे पर, उस पर मरहम के रूप में इसका इस्तेमाल किया। ये पिछले 3 साल बेकार, बोगस और घटिया गए हैं। आपने उस घाटा की पूर्ति की है, अपराधों के ऊपर आपने वो डाल दिया है, दुपट्टा डाला है। हम भी समझते हैं कौन से अपराध, ये जो अपराध, इससे ज्यादा मैं कह नहीं सकता आपको। ये जो बात आपने छेड़ी है, इसमें ये जो रीट वाला जो मसला चल रहा है, रीट परीक्षा में जो धांधली का मसला है, इसमें क्या आपको क्या लगता है, क्या इसका पटाक्षेप किस तरह से होने वाला है? क्या सीबीआई को जांच जाएगी या यहीं पर ये एसओजी जांच करेगी और फिर क्या रहेगा? क्या लगता है आपको? देखिए साहब, ये मामला राज्य सरकार तो कभी भी रिकमेंड नहीं करेगी कि सीबीआई की इंक्वायरी हो। कानून भी यह कहता है कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना इंक्वायरी केंद्र सरकार नहीं कर सकती है। मगर ईडी एक अलग डिपार्टमेंट है। अब किसके पास कितने सबूत है मैं कैसे कहूं? मैं उन लोगों में नहीं झूठे आरोप लगा दूं। मैंने तो उस दिन भी कहा था अरुण को, जो बीजेपी का प्रभारी है, जब उसने कहा 500 करोड़ का भ्रष्टाचार, मैं तुम गिनने बैठे थे क्या? 500 का जो 5,000 का भी हो सकता है। मैं झूठे आरोप बिना तथ्य और प्रमाण के लगाता नहीं, लेकिन जब आरोप लगते हैं तो सूखता जरूर। स्पेलिंग कैपेसिटी है मेरी। यह मामला इतना आसान नहीं है, बहुत विभत्स मामला है। ये राजस्थान की व्यापक कांड से बड़ा कांड होगा,
इतना ही मैं कह सकता हूं। किस एंगल से होगा, कैसे होगा, कौन से रास्ते से होगा, इसके बारे में मैं कमेंट करना लूज टॉक मानता हूं, इसलिए कमेंट नहीं करता। गुड पॉइंट। तो ऐसी कोई बात जो हम आपसे न पूछ पाए हो वो आप और कह लीजिए, फिर हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। हम एक बात आपको कहना चाहते हैं कि इस बजट के पहले अशोक गहलोत ने कुछ नियुक्तियां की थी, उसमें एक विप्रो बोर्ड का गठन किया था, बहुत अच्छा किया। मैं चाहता हूं कि ऐसे 8-10 जातियों के और भी बोर्ड बन जाने चाहिए। विप्रो बोर्ड का बना, किसान बोर्ड भी बना दीजिए, वैश्य बोर्ड भी बना दीजिए, क्या बुराई है? जब आप करोगे अच्छा तो लोग कहेंगे अच्छा, जब आप करोगे खराब तो लोग कहेंगे खराब। जैसा कर्म वैसी प्रतिक्रिया, ये जनता किसी का लिहाज नहीं रखती है। जब वोट देगी ना तो गिनगी के आंकड़े में डालेगी। मेरा आज भी वही गणित है कि अगर वर्तमान नेतृत्व के अंदर में कांग्रेस में चुनाव हुए तो कांग्रेस 20, 25, 15 से ज्यादा सीटें नहीं लाएगी। अगर नेतृत्व परिवर्तन हुए तो भी 30-40 से ज्यादा नहीं लाएगी। क्योंकि एक बात है कि कांग्रेस इस बजट का सारा लेकर के घायल वनम और पट्टो वनम लगा देगी, मगर 3 साल जो बिगड़े उसका क्या होगा, उसका तो हिसाब अशोक को देना ही पड़ेगा। गुड पॉइंट। तो आपने सुना, यह था हमारा कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल। इस कार्यक्रम के सूत्रधार राजनीति के चाणक्य चंद्रराज सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। सिंघवी साहब, आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजनीति को समर्पित, पॉलिटिक्स को डेडिकेटेड, यह हमारा कार्यक्रम वार्तिक टीवी का वीकली फीचर है, जिसमें हम देश दुनिया में जो कुछ राजनीति चल रही है, जिस तरह से राजनीति के पैंतरे बदले जाते हैं, उन सबको लेकर यह कार्यक्रम आपके समक्ष लेकर आते हैं। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।